केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, खंड 1, भाग 8। रूपा के पेट में बच्चा आया। 7 महीने बीत गए तो उठने बैठने में तकलीफ़ होने लगी। घर का काम संभालने, रसोई पानी के लिए किसी एक औरत की ज़रूरत पड़ी, किंतु इस घर में रूपा के सिवा दूसरी औरत थी ही नहीं। पड़ोस की बड़ी बूढ़ी औरतों की सलाह तो मिल जाती थी, किंतु गृहस्थी के कामों में बड़ी अड़चन आने लगी। रूपा का चौबे छपरा जाना इतने दिनों के लिए संभव न था। गृहस्थी में बच जाने के कारण वह घर से हटना नहीं चाहती थी। महीने भर में कटिया शुरू होने वाली थी। अंत में रूपा ने ओमकार के सामने गुंजा को बुलाने की बात कही। बड़ी बहन की ससुराल छोटी बहन कैसे आएगी? ओमकार ने कहा। इसमें हर्ज क्या है? रूपा बोली। ऐसा कभी हमारे घर में चलन न था। जो काम कभी घर में ना हुआ हो वह होगा ही नहीं। रूपा कुछ अचरज से बोली। इसमें कोई खराबी तो है नहीं। छोटी बहन बड़ी बहन के ही तो पास आएगी। दूसरा संभालने वाला है नहीं तो किया क्या जाए। जहाँ काम निकले वहाँ लकीर के फ़कीर बनने से नुकसान के सिवा फ़ायदा तो नहीं होता। काका को समझाओ, वह मान जाएं तो चंदन के हाथ बाबू के नाम एक चिट्ठी भेज दो। काका के कान में बात पड़ी। वह तो जैसे पहले से ही तैयार बैठे थे। सोचता हूँ कि चंदन के हाथ वैद्य जी को एक चिट्ठी भेजी जाए। पहले कुछ जवाब तो मिले। तो भेज दो। काका राजी हो गए। रूपा ने चंदन से ही चिट्ठी लिखवाई और दूसरे दिन भोर में ही चंदन को चौबे छपरा के लिए विदा कर दिया। चंदन चौबे छपरा पहुंचा तो दिन के 10 बज गए थे। फागुन का पहला पखवाड़ा लगा था। घाम में गर्मी बढ़ जाने से प्यास भी बढ़ने लगी थी। घर के बाहर फूस की पलानी में न बैठकर चंदन घर में घुस गया। निकसार से भीतर घुसते ही देखा किसी लड़की के साथ गुंजा ओखल में गेहूं कूट रही थी। देह पर का आंचल अस्त व्यस्त था। दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ मूसल नीचे गिरने को ऊपर उठा कि दरवाजे से घुसते चंदन पर निगाह पड़ गई। ऊपर से ओखल में गिरने वाला मूसल जल्दी से दूसरी लड़की के मूसल से लड़ गया। ठक से आवाज़ हुई और गुंजा मूसल दीवार से टेक फुर्ती से आंचल ठीक कर भीतर घर में भागी। महतारी ओरियानी की छाँव में कचरी निक्या रही थी। पास जाकर बोली, माई, चंदन आए हैं। वैद्य जी की पत्नी ने निकसार की ओर आंखें घुमाई तो देखा चंदन खड़ा था। आओ आओ बचवा, अपने घर में लजाते क्यों हो? चंदन पास पहुंचा तो बगल में खड़ी हुई बसखट बिछाती हुई गुंजा बोली, बैठो। अरे बड़ी पगली है, तेरा बहन का देवर है, निखरे बैठाएगी। घर में ऐसे दरी चादर तो ले आ। नहीं, ऐसे ही ठीक है, कहता हुआ चंदन उस छोटी सी बसखट पर बैठ गया। पैर में कपड़े के जूते थे, लेकिन घुटनों तक राह की धूल चढ़ गई थी। राह में धूल उड़ाते आए हो क्या, या राह चलने भी नहीं आया? धूल से तो गोड़ भर गए हैं, गुंजा बोली। गुंजा की माँ ने टोका, खड़ी खड़ी बदकुचन करेगी कि कुछ रस पानी लाएगी। हाँ, मुझे प्यास लगी है। जा जा, जल्दी जा, इनार से टटका पानी खींच ला और रस बना। जाती हूँ, पहले बहिना का समाचार बता दो, गुंजा ने कहा। नहीं, पहले टटका पानी ले आओ। चंदन ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अब गुंजा पर महतारी की डांट पड़ी। 14 की हुई, तनिक भी बुद्धि नहीं आई, हर घड़ी लड़कपन। चंदन को घूरती हुई गुंजा आंगन में पड़ी हुई डोर बाल्टी उठाकर बाहर निकल गई। लौटकर आई तो देखा माँ भीतर घर में है। मौका मिला तो बाल्टी में से एक चुल्लू पानी चंदन पर उछाल दिया। चंदन ने गुंजा को घूरकर सिर हिलाया, ले रस बना दे। भीतर से डलिया में चीनी लाकर खाट के पास रखती हुई माँ बोली और स्वयं सामने के घर में कुछ निकालने चली गई। लोटे में चीनी घोलती हुई गुंजा बोली, कैसे आए हो? विदाई कराने, चंदन ने कहा। विदाई कराने?
गुंजा कुछ समझने की कोशिश करती हुई बोली, किसकी? ससुराल में किसकी विदाई कराने जाते हैं? बक। गुंजा कुछ लजाकर मुस्कुराने लगी। तब तक महतारी आ गईं। बोली, बलिहार जाएगी? बलिहार? गुंजा कुछ अचरज से बोली, बलिहार क्या? ले बहिना की चिट्ठी पढ़ ले। गुंजा महतारी के हाथ से चिट्ठी ले पढ़ने लगी। पढ़ चुकने के बाद चंदन की ओर देखा तो वह बोला, मैंने क्या कहा था? हमारी बात तो तुम पतियाती ही नहीं। चल चंदन को खिला पिलाकर बाबू आते हैं तो पूछ के बलिहार जाने की तैयारी कर। आंगन में ओरियानी के नीचे चूल्हे को लीप पोत कर गुंजा रसोई बनाने लगी और माँ चंदन से रूपा का समाचार विस्तार पूर्वक पूछने लगी। घर गृहस्थी कैसी चल रही है? अनाज की उपज पहले से कैसी है? काका घर में कैसे चल रहे हैं? घर में कभी अनमन तो नहीं हुआ? इत्यादि इत्यादि। उसके बाद महतारी गुंजा को साथ में देने के लिए सामान तैयार करने लगी। चंदन उसी बसखट पर दीवार के सहारे उठंग गया। नींद आ गई। नाक खरखर बजने लगी। रसोई हो गई तो गुंजा ने माँ को बताया और फिर चंदन को जगाने गई। चंदन को बड़ी जल्दी नींद आ जाती थी। पीठ टेकने को जगह मिली नहीं कि नींद आई और नाक बजने लगी। पास खड़ी हो गुंजा ने 2-3 बार चंदन को पुकारा, लेकिन चंदन की नाक पूर्वतया बजती रही। न जाने इतनी ऊँघाई क्यों आती है। ब्याह में आए थे तब भी यही हाल था। लगता है भांग का गोला चढ़ाए रखते हो, गुंजा बोली। चंदन देह तोड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। गुंजा ने लोटे का पानी हाथ में थमा दिया। आंगन की मोरी पर हाथ मुंह धोकर चूल्हे के पास रखे हुए पीढ़े पर चंदन बैठ गया। गुंजा रोटी सेकने लगी। माँ परसी हुई थाली में गुंजा के हाथ से सिकी रोटी चंदन की थाली में डालने लगी। तभी वैद्य जी आ गए। गुंजा ने चंदन की थाली में रोटी डालने को कहती हुई माँ उठ गई। वैद्य जी ने चंदन को देखा तो कुछ घबराकर पूछा, अरे कब आए? कुशल तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है, अभी थोड़ी ही देर हुई आए। रूपा की चिट्ठी आई है, वैद्य जी की पत्नी ने कहा। क्या लिखा है? पहले कपड़ा उतारो, फिर चिट्ठी पढ़ लेना। समाचार सब ठीक है। गुंजा की माँ के चेहरे पर खुशी का भाव उभर आया। वैद्य जी बाहर के ओसारे वाली अपनी कोठरी में मिर्जई उतारने चले गए। चंदन खाकर उठने लगा तो गुंजा ने उसके दोनों कंधे दबाकर पीढ़े पर बिठा दिया और चट्ट से थोड़ा सा भात और घी वाली कटोरी में दाल मिलाकर चंदन की थाली में उलट दिया। खाना खाकर चंदन हाथ धोने उठ गया। वैद्य जी कपड़े बदलकर निकसार में पड़ी चौकी पर आ बैठे। गुंजा, उसकी माँ और चंदन तीनों उनके पास आ गए। वैद्य जी ने चंदन को अपने पास चौकी पर बिठा लिया। गुंजा और उसकी माँ नीचे धरती पर बैठ गईं। रूपा की माँ ने चिट्ठी वैद्य जी के आगे रखी। चिट्ठी पढ़कर वैद्य जी ने पत्नी की ओर देखा। पत्नी चुप रहीं तो बोले, क्या सोचा है? हमको सोचना क्या है? तो हमें सोचना है, रसोई पानी घर के काम का हाल तुम जानती हो। सोचूंगा मैं? यह सब तो चल ही जाएगा। गुंजा से भी पूछो, जाना तो इसी को है। सामने ही तो बैठी है, चिट्ठी भी पढ़ ली है, तुम भी पूछ लो। वैद्य जी की पत्नी बोली। क्यों गुंजा, बलिहार जाओगी? भेजोगे तो क्यों नहीं जाऊंगी, गुंजा बोली। इधर निश्चय हुआ। उधर गुंजा की सखियों और उनके घर में बात फूटी कि गुंजा बहिनौरे जा रही है। तब से सांझ तक गुंजा की सखी सहेलर उसे घेरे रहीं। सांझ को दरवाजे पर बैलगाड़ी लग गई। आंगन सखी सहेलर और नई भौजाइयों से भर गया। गुंजा जब बाहर गाड़ी पर चढ़ने लगी तो एक भौजाई बोली, ससुराल जा रही हो? बक। बैलगाड़ी के बीच में बाजार में बिकने के लिए 4-5 बोरों में चावल दाल रखे थे। आगे की ओर गाड़ीवान के पीछे गांव का बनिया बैठा था। बोरों के बाद में पीछे की तरफ गुंजा बैठ गई। चंदन पैदल चला। संग में कुछ दूर पहुंचाने को वैद्य जी चले। बबुआ, तुम भी बैठ जाओ।
गाड़ी आगे की ओर ओलार है। गाड़ीवान ने कहा। चलो गांव के बाहर निकलो तो मैं भी बैठ जाऊंगा, चंदन ने कहा। गांव के बाहर तक गाड़ी पहुंचाकर वैद्य जी लौटने लगे तो उनके पैर छू चंदन भी गुंजा की बगल में बैलगाड़ी पर बैठ गया।